हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज करने वाले हैं पावर मेजरमेंट के बारे में चर्चा। इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसको ये टॉपिक है दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग क्वेश्चंस आते हैं आपके पावर से, बट एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल कम आते हैं। ठीक है, पावर मेजरमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया इस लिहाज से क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैक्सिमम 2 मार्क्स के आते हैं, है ना। इजी टॉपिक है, इसको इसके कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना इजी है। क्रिस कोर्स फॉर्मेट में कैसे हो सकता है बेस्ट पॉसिबल वे में मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। पावर में एकदम डीप इनसाइड नहीं जाया जा सकता क्योंकि खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा और जो आपको जानना चाहिए सारी चीज़ें मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं पावर मेजरमेंट। ठीक है, अब पावर के बारे में तो क्या ही चर्चा करना कि व्हाट इज़ द पावर। ओके, चलिए पावर मेजरमेंट की ही बात करते हैं डायरेक्टली। दिस इज नथिंग बट पावर मेजरमेंट। पावर मेजरमेंट, ठीक है। तो अपने को 2 टाइप से पावर मेजर करने की नीड हो सकती है। हो सकता है आप डीसी पावर की बात कर रहे हो सर, डीसी पावर, या फिर आपके पास एसी पावर, यू कैन मेजर द एसी पावर टू। डीसी पावर है मतलब इनपुट एक्साइटेशन जो है आपके पास डीसी क्वांटिटीज है। सो डीसी क्वांटिटी यदि है तो मुझे आप बताइए पावर की जो आप वैल्यू या फिर इक्वेशन पढ़ के हैं P इक्वल टू वी आई। क्यों? एक्चुअली पावर की जो इक्वेशन होती है, पावर जो होता है एक्चुअल जो इक्वेशन है दैट इज नथिंग बट वी आई कॉस फाई, इजंट इट। ये फाई है द फेज एंगल बिटवीन योर कंपोनेंट्स, वी और आई के बीच का जो एंगल है दैट इज नथिंग बट द फाई। अब डीसी के केस में ये जो फाई है इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? ये इसकी वैल्यू होती है 0, फाई की वैल्यू। तो कोस फाई पावर फैक्टर जिसे कहते हैं वो 1 होता है डीसी के केस में, बिकॉज आपका वोल्टेज और करंट एक ही फेज में रहता है। दिस इज द वोल्टेज एंड दिस इज द करंट। सो दोनों किस में है? एक ही, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है? फाई इक्वल टू 0 है। सो इस चक्कर में आपका जो फॉर्मूला आया वो ये आया, ठीक है। सो डीसी के केस में, इन केस ऑफ डीसी आपका सिंपल सा फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आई। वोल्टेज और करंट दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इफ पॉसिबल वोल्टेज और करंट मेजर कर लो एक पर्टिकुलर लोड के पास, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट वुड बी द पावर। डीसी पावर आसान हो गया आपके लिए। लेकिन पावर एसी की यदि बात करेंगे, एसी पावर मेजरमेंट की बात करेंगे, सो पावर जो होता है, पावर जो होगा आपका, पावर होगा आपके लिए वी आई कॉस फाई। फाई क्या है? अभी हमने चर्चा करी, आपका वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है दैट इज नथिंग बट द फाई, सो कॉस फाई। नाउ एसी जब बात करेंगे, एसी क्वांटिटीज में जो पावर है, पावर इज द फंक्शन ऑफ कॉस फाई, आई और वी, वोल्टेज, करंट और फेस क्या बोलते हैं? कोस फाई ऑल्सो, पावर फैक्टर हम इसे बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब पावर फैक्टर किस पे डिपेंड करता है भाई? पावर फैक्टर यानी कि जब फाई इंट्रोड्यूस होता है सिस्टम में, फाई जब इंट्रोड्यूस होता है, फिर डिफरेंस जब होता है करंट एंड वोल्टेज में। सो आपने नेटवर्क थ्योरी में इसको पढ़ा होगा अच्छे से कि कैपेसिटर के केस में क्या होता है वोल्टेज और करंट का रिलेशन, इंडक्टर के केस में क्या होता है वोल्टेज और करंट का रिलेशन। इंडक्टर के केस में करंट जो है वो लैग करता है वोल्टेज से, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज से। यू हैव सीन दिस, ठीक है। यानी कि यदि रेफरेंस वोल्टेज है आपके पास, सपोज दिस इज द रेफरेंस वोल्टेज, सो कैपेसिटर की बात कर रहे होगे तो करंट जो है वो 90 डिग्री से प्योर कैपेसिटर में लीड करता है। आप इंडक्टर की बात करोगे तो वो 90 डिग्री से लैग करता है। दिस इज नथिंग बट द लैगिंग कंडीशन, लीडिंग कंडीशन। बात समझ में आ रही? एंड दिस इज सपोज रेफरेंस वोल्टेज। बात समझ में आ गया ना आपको? तो जब भी आपके लोड में यदि लैगिंग लोड हो सकता है, मतलब इंडक्टिव लोड कह सकते हैं, या मेजॉरिटी पार्ट उसमें डोमिनेटिंग पार्ट है वो इंडक्टिव है, लीडिंग लोड मतलब डोमिनेटिंग पार्ट आपका कैपेसिटर है वहाँ पे, तो देयर विल बी फाई, मतलब फेज डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग पावर होगा, ठीक है। तो एसी क्वांटिटीज में जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है ना, मतलब टाइम के साथ वेरी हो रही है, तभी अपन एक साइनोसॉइडल सिग्नल देखते हैं। टाइम के साथ वेरिएशन है उसमें, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कह सकते हैं हम उसको।
तो पावर जो निकालते हैं किसी भी सर्किट में, जो एसी पे वर्क कर रहा है, उसमें पावर जो डिफाइंड वैल्यू है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट मतलब चेंजिंग करंट हो रहा है ना भैया टाइम के अलग अलग सीन के साथ, तो पावर जो होता है एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटीज वेरी कर रही है तो सभी का आप एवरेज निकाल दोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू पे आप आओगे कि दिस इज द पावर इन दिस सर्किट। सो एवरेज वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एवरेज वैल्यू, पावर को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं उसका एवरेज वैल्यू में लिखना इज फार बेटर देन एनी अदर फॉर्म, ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया अल्टरनेटिंग करंट है आपके पास, ये चीज़ें वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल हो रही हैं। सो वेरी में यदि पावर निकालोगे तो दैट वुड बी नॉट द ग्रेट आइडिया, एवरेज वैल्यू जो देगी दैट वुड बी परफेक्ट थिंग्स, ठीक है। अब बात होती है कि सर एसी पावर में आपका दिस है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम पावर मेजर करते हैं। आपने इलेक्ट्रोडायनोमीटर पढ़ा है, हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका दिया था, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। अब ये इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर को एज ए वाट मीटर आप यूज़ करने वाले हो, कैसे करने वाले हो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले डीसी मेजरमेंट में किन दो मेथड है, दो मेथड है हमारे पास, किन दो मेथड से डीसी पावर मेजर करेंगे वो हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, सो डीसी मेजर करने के लिए अपने पास जो मेथड्स अवेलेबल हैं वो एक है वीए मेथड्स, एक एवी मेथड्स। देखा था ना जब मेजर किए थे रेजिस्टेंस को, सेम टू सेम मेथड्स है आपके पास। जब रेजिस्टेंस मेजर करना होता था अननोन, सो उसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर लिया, उसके अक्रॉस करंट मेजर कर लिया, V/I कर लिया तो रेजिस्टेंस आ गया। अब आपके पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है, अब आप क्या करोगे, अगेन वोल्टेज एंड करंट मेजर कर लोगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर, V और I को मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द पावर। सीधी सी कहानी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन है ही नहीं है आपके पास। आपका एवी मेथड की यदि मैं बात करता हूँ, एवी मेथड, एवी मेथड यदि आपके पास हो तो ए पहले आएगा, याद है आपको, पढ़े थे अपन अच्छे से, और वी आपका बाद में आएगा, हियर इट इज़ वी। और लोड रेजिस्टेंस ये रहा जिसके अक्रॉस आपको फाइंड करना है पावर, जिसके अक्रॉस आपको क्या फाइंड करना है, पावर। लेट्स टेक इट RL, ठीक है। अब इस सर्किट में वोल्टमीटर का काम है वोल्टेज अक्रॉस द लोड फाइंड करना, करंट का काम क्या है, सर्किट में करंट बताना, ठीक है। सपोज इसमें करंट है IL, इसमें करंट है IV, इसका करंट क्या होगा, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा IL प्लस IV मेजर करेगा, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज है VL कौन मेजर करेगा, आपका वोल्ट मीटर मेजर करेगा। जब पावर की बात है तो एक्चुअल पावर क्या होना चाहिए, VL इंटू IL होना चाहिए। एक्चुअल ट्रू पावर जो है, द ट्रू पावर, इसके क्रॉस पावर क्या है, इसके क्रॉस पावर है ये करंट और ये वोल्टेज, VL इंटू IL। दिस इज नथिंग बट द ट्रू पावर, मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रू पावर। सो PT कर दो अब इसको, है ना। लेकिन जो आपने व्यवस्था करी है उसमें VL की वैल्यू तो आपको मिल जा रही है, लेकिन IL की वैल्यू नहीं मिल रही, आपको IL प्लस IV की वैल्यू मिल रही है। सो व्यवस्था के अनुसार आपको इन दोनों की रीडिंग का मल्टीप्लाई करना होता है। सो P मेजर के लिए M ले रहा हूँ मैं, P मेजर क्या होगा आपका, P मेजर क्या होगा, करंट क्या है, IL प्लस IV मल्टीप्लाई विथ VL, ये होगा ये रीडिंग एंड मल्टीप्लाई विद दिस रीडिंग। सब आपके पास इसको यदि रिजोल्व करते हो तो क्या बनता है, IL VL प्लस IV VL। समझ में आ गई बात, यानी कि P मेजर जो है, एक तो आपका IL VL बोले तो एक्चुअल पावर यानी कि PT प्लस ये क्या हो गया, ये ड्रॉप हो गया ना, दिस इज नथिंग बट ड्रॉप, या इसे कह सकते हैं लॉस, ठीक है। लॉस किस में लॉस भैया, किसके अक्रॉस पावर भाई, आपके वोल्ट मीटर के अक्रॉस। आपका वोल्ट मीटर वोल्टेज VL शो कर रहा है, करंट उसमें IV जा रहा है, तो उसका जो पावर है, ठीक है। तो इसके रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में यदि शो करना चाहूँ तो ये पावर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ, इस पावर को आई कैन राइट ओवर हियर VL² लिख सकता हूँ भैया। इसके अक्रॉस वोल्टेज है VL और इसका रेजिस्टेंस है R, तो RV कर सकते हैं इसको। सो इसमें आप देखिए, इसमें P मेजर जो है वो ग्रेटर है ना P ट्रू से, ठीक है। एवी मेथड से जब आप पावर मेजर कर रहे हो तो मेजर्ड पावर इज नथिंग बट PT प्लस समथिंग।
true power is only PT. So PM is greater than PT. Yes or no? Yes sir, correct. आप सही बोल रहे हो. तो अब आप मुझे बताओ, AV मेथड की मैं बात कर रहा हूं, किस वे में सुटेबल रहेगा, किस वे में सुटेबल रहेगा कि P मेजर वुड बी इक्वल टू नियरली इक्वल टू PT, मतलब एरर कम से कम हो. एरर कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? सर आपका वोल्ट मीटर इंट्रोड्यूस कर रहा है एरर. सो क्या होना चाहिए? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि बहुत ज़्यादा है, RL की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उस केस में, इस केस में क्या होगा देखिए जरा. इस केस में जब इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई तो करंट इधर कम होगा, करंट की वैल्यू इधर डिक्रीज होगी, तो ये कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी. इसकी वैल्यू बढ़ना मतलब आपके लिए प्रॉब्लम करना है. तो ये रेजिस्टेंस यदि मैं लोड रेजिस्टेंस को यदि कम कर लिया, लोड रेजिस्टेंस को कम कर लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट इस साइड जाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा करंट इस साइड जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा. इधर तो बहुत कम जाएगा, इधर करंट जा रहा है वही लोचा कर रहा है ना आपका, करंट लोचा कर रहा है ना आपका. तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, करंट इसमें जा रहा है वही प्रॉब्लम कर रहा है. तो हमने वहाँ पे भी देखा था जब AV मेथड पढ़ी थी, आपको मैंने याद भी करवाया था. AV मेथड यदि है तो लो रेजिस्टेंस के लिए, जहाँ लो रेजिस्टेंस है वहाँ पे AV मेथड परफेक्ट रिजल्ट देगी. VA मेथड जो है वो हाई के लिए, हाई RL के लिए परफेक्ट रिजल्ट देगी. ठीक है, सीधी सी कहानी आपको यहाँ पे समझ में भी आ रही है. क्लियर हो गया इतना बात. AV मेथड आपका, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं IV स्क्वायर इंटू R ऑल्सो. जितना I कम करोगे इतना ज़्यादा आपका परफेक्ट क्या रहने वाला है, रिजल्ट रहने वाला है ना. तो इससे गेट में कोई क्वेश्चन नहीं बना अभी तक. लेकिन मान लो आपको इसी में आगे बढ़ना होता AV मेथड के लिए, AV मेथड हो चुका VA मेथड के लिए, तो उस केस में आप क्या करते देख लीजिए ज़रा. VA के केस में दिस इज नथिंग बट VA मेथड नाउ. ठीक है, VA मेथड. सो सबसे पहले आपका रहेगा वोल्ट मीटर. आपका वोल्ट मीटर हो गया यहाँ पे, तो वोल्ट मीटर को आप ऐसा लगाएंगे, दिस इज नथिंग बट वोल्ट मीटर. और वोल्ट मीटर के बाद आपका करंट मीटर, दैट इज द एमीटर, एंड हियर आपका RL हो गया. ठीक है, ये IL ले लो आप, इसमें जाने वाला करंट IV ले लो, आने वाला करंट IL प्लस IV, ऑब्वियस सी बात यही होगा. ठीक है, इसके अक्रॉस यदि पावर वोल्टेज की बात करूं, सो लेट्स टेक इट VL. इसके अक्रॉस यदि पावर की बात होती है, ट्रू पावर की, तो वो होता है VL मल्टीप्लाई विथ IL. दिस इज नथिंग बट ट्रू पावर. लेकिन एक्चुअल जो मेजर हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसकी रीडिंग प्लस इसकी रीडिंग. एमीटर की रीडिंग कितनी है, एमीटर की रीडिंग IL है, लेकिन इसकी रीडिंग कितनी है, VL प्लस ड्रॉप अक्रॉस दिस, यानी कि VL प्लस VA, VL प्लस IL PA. कहानी समझ में आ गई आपको. सो ये तो है आपका ट्रू पावर और ये है आपका लॉस. ठीक है, ये आपका लॉस है ना. तो ये लॉस क्या है, ये लॉस इज नथिंग बट IL स्क्वायर R लिख सकता हूँ इस लॉस को मैं. ठीक है, इसमें जाने वाला करंट मल्टीप्लाई विद रेजिस्टेंस, इसको लिख सकता हूँ मैं. तो जब जैसे VA मेथड है, ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है, सपोज ये हाई रेजिस्टेंस है. हाई रेजिस्टेंस मतलब इधर आने वाला करंट बहुत कम है. करंट बहुत कम होगा तो इसके अक्रॉस जो लॉस होगा वो बहुत ही कम होगा ना. तो उस केस में PM would be equal to PT approximately. So VA method is best suited for the high resistance load. क्लियर है. सो इसको इतना डीपली आपको सोचना नहीं है, वरी नहीं करना है, क्योंकि अब जो स्टार्ट होगा दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग. और अब आपका जो स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज़ योर AC पावर मेजरमेंट. ध्यान से सुनिए और समझिए. AC पावर मेजर की बात कर रहे हैं. मैंने आपको बोला था कि AC पावर यदि मेज़र करना है तो जो डिवाइस आपको लगेगा, जैसे करंट मेज़र करना था, DC करंट आपने PMMC की यूज़ किया, AC करंट आपको यूज़ करना था, मेज़र करना था, तो आपने कौन सा फुल वेव रेक्टिफायर ले लो, इस टाइप के ब्रिज यूज़ किए थे, सारे आपने देखे, आपको सारी जानकारी. तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वाले हो. पावर की बात आती है तो आपने वाट मीटर का यूज़ करना है, और वाट मीटर जो भी है दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर. सो इलेक्ट्रोडायनोमीटर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी. वाट मीटर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डायनोमीटर में क्या होता है कि उसका जो डिफ्लेक्शन है, जिसको हम TD से रिप्रेजेंट करिए, इसका जो डिफ्लेक्शन है वो हमने क्या देखा था, वहाँ पे डिफ्लेक्शन देखा था हमने I1 I2 cos phi
dm/d थीटा, यही देखा था हमने इक्वेशन में। अब देखो यहाँ पे ये टॉर्क का इक्वेशन है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर सर, दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ पावर और नॉट सिमिलर टू पावर, बट वी कैन मैनिपुलेट दिस। सो आपने बोला कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर से आप पावर को मेजर करेंगे, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर से आप पावर को मेजर करेंगे। सो जैसे कि पीएमएमसी की बात करी थी, पीएमएमसी का एक रिप्रेजेंटेटिव सर्किट था कि उसका जो करंट है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके आप शो कर दोगे। सिमिलरली वाट मीटर को यदि आपको शो करना है तो ये 2 कॉइल स्ट्रक्चर है ना, तो वाट मीटर जो है वो कुछ इस टाइप से शो होता है, ठीक है। वाट मीटर जो है दिस इज नथिंग बट दिस एंटायर थिंग इज नथिंग बट द वाट मीटर। वाट मीटर को यदि शो करना है आपको तो वो ऐसे करेंगे आप, ठीक है। मान लो इसके आगे आपका लोड सर्किटरी है तो उसको भी मैं शो कर देता हूँ आपको। इसके आगे जो है आपका लोड है, दिस इज नथिंग बट लोड सर्किटरी, ठीक है, और ये यहाँ पे कनेक्ट हो जानी है, ठीक। ये इनपुट सप्लाई आप इसको दे रहे हो यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट आपका V इनपुट, ठीक है। तो आपको इस लोड में यदि ये इनपुट AC है, इस लोड में यदि आपको पावर मेजर करवाना है तो इसके अक्रॉस आपको लगाना पड़ेगा एक वाट मीटर। वाट मीटर जो है वो कंसिस्ट होता है 2 कॉइल से। आप देख लो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वाट मीटर या इलेक्ट्रोडायनामोमीटर। ये जो कॉइल है इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉइल, और ये फिक्स्ड कॉइल जो है उसी में करंट, देखो लोड में आपको करंट भेजना है ना, तो वो करंट फिक्स कॉइल से होके आता है, तो इसको करंट कॉइल भी बोलते हैं, इसको करंट कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है ना, इस दिस इज नथिंग बट फिक्स कॉइल, इसको हम बोलते हैं मूविंग कॉइल। ये मूविंग कॉइल होती है, और मूविंग कॉइल इज नथिंग बट पोटेंशियल कॉइल भी बोल सकते हैं इसको, पोटेंशियल कॉइल। वाई पोटेंशियल कॉइल? क्योंकि ये जस्ट आपके जो इनपुट है उसके अक्रॉस है, उसके अक्रॉस है। कहानी समझ में आ गई आपको? तो ये यदि रिप्रेजेंटेशन है आपके वाट मीटर का या ईएमएमसी का या इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का टू मेजर द पावर, तो ये पावर मेजर करेगा कैसे? बात तो ये उठती है आपकी। चलिए, ये जो ब्रांच है इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है, तो मैं इसके लिए आपका प्रेशर कॉइल बोल सकते हैं, इसको पोटेंशियल कॉइल बोल सकते हैं, वोल्टेज कॉइल बोल सकते हैं, मूविंग कॉइल बोल सकते हैं। दिस इज फिक्स्ड कॉइल या करंट कैरिंग कॉइल। कहानी समझ में आ गई आपको? ये वाली जो पोटेंशियल कॉइल है इसका रेजिस्टेंस है वेरी हाई होता है, तो इसमें जाने वाला करंट मैंने ले लिया IV, जो कि बहुत कम होगा। करंट कॉइल में जाने वाला करंट ले लिया IC ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू द डिफ्लेक्शन, अब देखो जो डिफ्लेक्शन है यही क्या शो हो रहा है आपका, पावर के फॉर्म में शो हो रहा है ना। हमने बोला कि जो पावर है ईएमएमसी में वो प्रोपोर्शनल होता है आपके डिफ्लेक्शन के, तो जो भी डिफ्लेक्शन होगा उस स्केल पे आप पावर की रीडिंग डाल दोगे तो आपका आंसर आएगा इन द फॉर्म ऑफ पावर। बट पहले पावर की यदि बात करेंगे तो पावर क्या होता है, इसके अक्रॉस यदि पावर निकालना हो तो वो तो होगा VL/IL cos phi, VL/IL cos phi वाला सिस्टम होना चाहिए। तो डिफ्लेक्शन की जो इक्वेशन है उसको ध्यान से देखिएगा। डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है तो इसको उस टर्म में मॉडिफाई करता हूँ, दिस इज IC IV cos phi dm/d थीटा। ध्यान से देखते जाइए। अब IC तो आपकी करंट है, इसमें है, ठीक है, उसमें उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो IC क्या IV को मैं अब ये जो कॉइल है प्रेशर कॉइल जो है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जो है ना बहुत ही हाई रेजिस्टेंस है, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस। तो इसका इंडक्टेंस जो है, इसमें कॉइल का इंडक्टेंस भी है खुद का, तो इस रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इसका इंडक्टेंस कुछ भी नहीं। मतलब अपन आने वाले इसमें आगे एज्यूम भी करने वाले हैं कि पूरा वाटमीटर का कॉन्सेप्ट कौन से एजम्पशन पे डिपेंड है। तो एक एजम्पशन उसमें से ये आएगा कि जो प्रेशर कॉइल है वो प्योरली रेजिस्टिव है। प्रेशर कॉइल जो है वो प्योरली रेजिस्टिव कॉइल है, प्योरली रेजिस्टिव कॉइल। रेजिस्टिव कॉइल मतलब इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो 0 है। तो जब ये पूरा रजिस्टर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है, तो क्या IV नहीं निकाल सकते अपन? हाँ, निकाल सकते हैं। IV होगा कि V इनपुट जो भी आपने अप्लाई किया डिवाइड बाई RP, ये हो गया cos phi dm/d थीटा। अब देखिए पावर का फॉर्म आ गया है। RP कॉन्स्टेंट है, आपके हाथ में है, dm/d थीटा कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब देखो आप IC, अब आपकी कहानी क्या बन गई, IC V इन दोनों के बीच का cos phi पावर फैक्टर, और ये सारा कांस्टेंट के लिए आप ये कर लो। सो ये यदि आपका टाउ डी है तो क्या है, प्रोपोर्शनल नहीं है पावर के? पावर की भी तो इक्वेशन यही है।
पावर की जो इक्वेशन है वो भी तो यही है कि करंट मल्टीप्लाई विथ वोल्टेज, दोनों के बीच के फेज का पावर फैक्टर निकाल लिए, दोनों के, ये फाई इज नथिंग बट दोनों के बीच का फेज, दिस इज प्रोपोर्शनल टू क्या, आपका डिफ्लेक्शन ना, ये कांस्टेंट टर्म है, इसे तो कैलिब्रेट कर दोगे, वो तो सारी कहानी आपके हाथ में है। तो पावर ईएमएमसी का जो रिजल्ट है, आउटपुट जो रिजल्ट है, जो डिफ्लेक्शन है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू पावर, वो पावर को ही शो कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो गया। अब हम एंट्री करेंगे इसी कॉन्सेप्ट में, देखेंगे एजम्पशन एंड ऑल।